इंडियंस की वहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री है। इंडियंस देखें, स्टेट जो भेजती है उनको वो एजुकेट करके भेजती है, ठीक है। उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज होती हैं, प्रॉपर वे से जाते हैं, उनकी एम्बेसी उनको फैसिलिटेट करती है। आगे के कंट्री के साथ भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे होते हैं। हमारे अब बॉम्बे से दुबई का सफर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, वो भी बाय एयर नहीं बल्कि अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। जी हाँ, यूएई ने इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है कि वो दुबई से बॉम्बे तक एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी सरकार इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके 2030 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएगी? क्योंकि इंडिया में एक नारा बजता है, मोदी है तो मुमकिन है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का इस हवाले से क्या कहना है। देखें, पॉसिबल वो होता है जो पहले किसी ने ख्वाब देखा होता है, ठीक है। दुनिया में जो भी पॉसिबल हुआ कि मैं यहाँ से अमेरिका में अगर एक कॉल करता हूँ तो पॉसिबल है, ठीक है। आज से 100 साल पहले चले जाएं, दैट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया। इंसान ने, आप देखें कैमरे के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आप यूके में बैठे हैं और तस्वीर देखते हैं, तो इंसानों ने ख्वाब देखे, उनको पॉसिबल किया। आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसी बात नहीं है। ड्रीम अगर देखे हैं, ठीक है, 2 स्टेट अगर कुछ ऐसा चाहती हैं जिससे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए और 2 बड़े शहर आपस में कनेक्ट हो जाएं, जैसे यूएई और मुंबई हो गया, तो दैट्स नॉट अ ड्रीम, दैट कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हो सकता है। आपको पता है कि दुबई की एक कंपनी ने खुद इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की दुबई के साथ, खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बॉम्बे तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। मतलब फ़िलहाल तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। मगर हाँ, अगर 2 स्टेट हैं और वो उनकी, जैसे यूएई की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, उसको भी पीछे से स्टेट की तरफ से अगर लेट्स सपोज फंड्स कम हो जाते हैं तो स्टेट फंड्स देती है। जैसे 2 कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होता है, और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो जो स्टेट होती है वो कह रही होती है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करें, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अगर लेट्स सपोज के सब्सिडाइज लोन्स चाहिए हम वो देंगे, आपको कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे और आप ये करें। सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, और बजट का भी मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई मसला होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है कि मुंबई से यूएई जो है ना 2000 किलोमीटर, और वो भी समंदर के अंदर, ठीक है। कि मतलब ये नहीं है कि पिलर्स हैं और उसके ऊपर कोई मेट्रो जा रही है जैसे पाकिस्तान में हो, समंदर के अंदर कोई सीन होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस विल इन्वॉल्व न्यू एंड रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसके लिए एक्सपर्ट्स लोग चाहिए होंगे, नॉर्मल स्किलफुल लोग नहीं चाहिए होंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मैं कहती हूँ पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। देखें, आप ऑलरेडी दुबई का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी अगर आपको पता हो या आपने खबर सुनी हो तो दुबई के प्रिंस जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर दुबई के अंदर मौजूद है। वहाँ पे उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनको जयशंकर से और इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाया जा रहा है, जिसके बाद यूएई की कंपनी ने ये प्रपोजल रखा है उनके सामने। हाँ, यूएई ने, आपने कुछ मंथ्स पहले सुना होगा कि कश्मीर में भी वो इनका अमार एक प्रोजेक्ट है, वो जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे टेररिज्म ना हो, वहाँ पे पुरअमन माहौल हो, वहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से हट के मतलब इकानमी की तरफ वो किया जाए, हालात नॉर्मलाइज किए जाएँ, ठीक है। तो जहाँ तक रही बात कि नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, वो मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि वहाँ पे उन्हें कोई दुबई का कोई मतलब हिस्टोरिकल चीज़ थी जो उन्हें गिफ्ट दी गई, ठीक है। ऑब्वियसली यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड यूएई। सर, नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे होते हैं, कभी दुबई के प्रिंस जो है वो इंडिया आ रहे होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आधी रात को अगर दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहाँ के क्राउन प्रिंस उनके हाथ में फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और उन्हें ये बात कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखें कि पाकिस्तानी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम तो रोते हैं कि भाई हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और दुबई के साथ, इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। फ्रेंडशिप बैंड यहाँ पे मोदी को पहनाए जा रहे हैं। जिस भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त होती है, जिस भी कंट्री का इमेज अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो दूसरे ममालिक में होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है। अगर वीज़ा प्रोसेस है, लेट्स सपोज एयरपोर्ट्स पे चेकिंग इतनी नहीं होती,
अगर कोई छोटे बहुत क्राइम्स होते हैं तो उनको जल्दी डील किया जाता है जुडिशल सिस्टम में, ठीक है। अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान जैसा, हमारे कितने सारे मजदूर सऊदी अरेबिया में पड़े रहते हैं छोटे छोटे क्राइम्स के ऊपर और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, ठीक है। यूएई में मतलब हम तो अरब मुल्कों का वो हो गए हैं, ठीक है, ईंधन बन गए हैं। वहाँ पे गर्मी में मजदूरी कराई जाती है, इतना ज़्यादा लेबर के लॉज जो वायलेट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत नहीं है। सर आप देखें कि दुबई के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कौन नौकरियां कर रहा है? जितने बड़े बड़े ओहदे हैं वहाँ पे इंडियंस ही तो हैं, और हमारे पाकिस्तानी रो रो के यहाँ से जाते हैं, पैसे जमा करके जाते हैं, और क्या करते हैं वहाँ जाके? लेबर। ऐसा ही है, मेरा एक दोस्त है, उसके जो अंकल है ना वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं। तो शुरू में वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे थे, बाद में किसी गाड़ी वगैरह का लाइसेंस बनवाया। जब लाइसेंस बनवाने गए तो वहाँ पे जो एक ऑफिसर था वो इंडियन था, तो वो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के जो सीनियर लेवल के बंदे हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। इसी तरह जो कंपनीज़ हैं, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे जो कोलीग्स गए हुए हैं सीए फाइनेंस फील्ड के, वो बताते हैं कि वहाँ पे जो मैनेजेरियल लेवल के लोग हैं वो इंडियन है मोस्टली। तो ऑब्वियसली हमारे लोग ज़्यादातर लेबर वर्क पे हैं और उनके लोग सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हैं, तो काफ़ी फ़र्क है। सर ये भी देखें ना कि वहाँ के लोग जो हैं वो स्किलफुल हैं, उनके पास आप देखें कि वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि यूएई ने कितने अरसे से पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन किया हुआ है। फिर हमारे यहाँ से लोग जाके जब वहाँ पे भीख मांगते हैं तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोगों की वजह से हमारे मुल्क के रूल और रेगुलेशन ख़राब हो, तो इसलिए वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं। जो कंप्लेन पाकिस्तानियों की है वो इंडियंस की नहीं है। देखें किसी भी कंट्री में अगर लोग देखो विजन के तहत जा रहे हैं, एक बंदा क्वालिफाइड है, वो चाहता है कि मेरी अर्निंग ज़्यादा हो और वो दूसरे मुल्क में जाता है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, और वो सही काम करेगा। अगर एक मुल्क से लोग हैं तंग और मुल्क डंकी लगा के लोग जा रहे हैं और इटली के साहिल पे, यूनान के साहिल पे डूब के ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि यार स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, स्टेट ने रिसोर्सेज नहीं दिए, अब वो मुल्क से भागना चाहते हैं। अब वो पढ़ा लिखा तबका है तो वो किसी तरह फ्रॉड करके, जैसे पीआईए की होस्ट थी, ठीक है, वहाँ अमेरिका में गए और वो कहते हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है, हालांकि वो एम्प्लॉय थी। तो मतलब जो भी मौका मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ से भागना चाहते हैं, अनपढ़ लोग तो वैसे डंकी लगा के जान की बाजी लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे पहुँच के भी उनके ऊपर फैमिली का बर्डन होता है कि उन्होंने पैसे भेजने होते हैं, पीछे फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब ये कि इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे वो डेप्रीवेशन है, स्टेट से तंग लोग जो है ना वहाँ पे जाते हैं। तो सर कब तक इसी तरह चलता रहेगा? कभी ईरान, इराक, कभी सऊदी और कभी दुबई पाकिस्तानियों को वीज़ास बैन कर देता है, लेकिन ना ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ना हमारा जो लीगल वर्क जो लीगल प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा इजी है। आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें, आपको 3-4 साल बाद जाके मिलेगा, ठीक है, और काफ़ी रिजेक्ट होते रहते हैं, बार बार ट्राई करते हैं तब जाके मिलता है। तो इतना मुश्किल सीन बन गया है ना, तो उनका इजी सीन है, वो चले जाते हैं, हालात इजी है, तो इसलिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं होते। अब जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के प्रिंस को इंडिया इनवाइट किया, उनका वार्म वेलकम किया, डेफिनेटली उनके कोई इसके पीछे मकासद होंगे ना, कोई डील साइन करनी होगी। आप देखें कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं गवर्नमेंट में, वो ऐसे किसी मुल्क का विजिट नहीं करते, वो जो है कुछ सोच के जाते हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेकर आते हैं। तो आप सोचें कि ये जो ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि दुबई और बॉम्बे के दरमियान जो अंडर वाटर ट्रेन चलने वाली, इससे आप देखें कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। राइट, वो ये है कि अमेरिका की आपने न्यूज़ सुनी थी कि वो जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, पूरी दुनिया को कनेक्ट करना, अफ्रीका को कनेक्ट करना, यूरोप को कनेक्ट करना, इसी तरह अमेरिका एक काउंटर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें ये होगा कि अमेरिका से यूके, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, ठीक है, यूएई और फिर इंडिया, ये सारे एक मतलब यहाँ से एक रोड जाएगा। चाइना के बेल्ट एंड रोड को इनिशिएटिव को कैटर करने के लिए अमेरिका जो है ना यूरोप को, मिडल ईस्ट को और इंडिया को आपस में कनेक्ट करना चाहता है, ताकि वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी और क्विक हो सके, फास्ट हो सके। तो मेरे ख्याल में ये एक इनिशियल इनिशिएटिव होगा जिसमें इंडिया और यूएई कनेक्ट होंगे, उसको फिर आगे यूरोप से बढ़ाया जाएगा और इस तरह करके अमेरिका तक एक रूट बन जाएगा। सर कहा जा रहा है कि इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 600 से 1000 तक होगी। राइट, दिस कैन बी पॉसिबल। जब इंसान सैटेलाइट सिस्टम के जरिए चांद तक पहुंच गए हैं तो हम किसी भी चीज़ पे हम उस पर स्टॉप क्यों लगाएं, कुछ भी मुमकिन है। और वैसे आपकी वो इंडिया में कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, तो नो डाउट आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुमकिन हो पाएगा? हाँ, कोशिश करें, टाइम लगेगा मगर मुमकिन हो जाएगा, पॉसिबल है। मतलब एक एस्टिमेट और बजटेड टाइम दिया जाता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। जैसे MBS है, वो सऊदी अरेबिया की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो वो एक ग्रेजुएशन प्रोसेस है,
उसमें सोशल रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, उसमें जो क्लर्जी है उनको लाइक उन पे लिमिट्स लगाई जा रही हैं, वुमेन फ्रीडम को ऐसा ऐसा प्रमोट किया जा रहा है, डाइवर्सिटी लाई जा रही है, कल्चरल डाइवर्सिटी आपने देखा होगा, कंसर्ट्स एंड ये सारा कुछ, और नियोम सिटी बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। इसी तरह ये भी प्रोजेक्ट है, एक एस्टिमेटेड और बजटेड टाइम है, इसी को अभी से कहना कि ये पॉसिबल नहीं है या ये वो नहीं, एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया जा रहा है, दो सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये होता है कि एक विलिंगनेस है और कमिटमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ की, हम अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे अपने रिलेशन। सर, हमने हमेशा इंडिया को इस बात पर टारगेट किया है कि इंडिया के अंदर जो नरेंद्र मोदी की जमात है वो मुसलमानों के मुखालिफ है, और नरेंद्र मोदी जो है वो गवर्नमेंट में इसी चीज़ का वोट लेकर आए हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ के विजिट पर जा रहे हैं, फिर हम पीछे क्यों हैं और हम इस हिंदू मुस्लिम फसाद से निकल क्यों नहीं पा रहे? हम हिंदू मुस्लिम फसादात से निकल क्यों नहीं रहे? क्या इंडिया निकल गए? 2 दिन पहले उनका वक्फ बोर्ड का आप देख लें, हाँ जी। उसमें प्रोटेस्ट थे। उससे पहले एनआरसी, ठीक है, सिटीजनशिप जो था उनका जो भी था कि वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो इंडिया भी हिंदू मुस्लिम के इससे बाहर नहीं निकला और ना ही पाकिस्तान निकला है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी कब बनी, उसके पीछे आइडियालॉजी कौन सी थी, आप ये देख लें। महात्मा गांधी को कितने कत्ल किया था? आरएसएस के बंदे ने कत्ल किया था। मूवीज़ देखी होंगी, बॉलीवुड की अपनी मूवीज़ हैं जिसमें है, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि जो है ना, महात्मा गांधी चाहते हैं सेकुलर इंडिया हो, सेकुलर इंडिया में हिंदू दब जाएंगे, मुस्लिम ऊपर आ जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं, हमें एक ही हमारा मुल्क है पूरी दुनिया में और ये हिंदू स्टेट ही बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। उससे होते होते आज आप देख लें, कांग्रेस भी इतना क्रिटिसिज्म होता है। आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में कमेंट्स देख लें, आप पब्लिक रिएक्शन देख लें, वो कहते हैं बीजेपी और ये सारा कुछ। तो सर, ये मामलात इंडिया के किसी और इस्लामिक कंट्री के साथ क्यों नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों है? पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? इंडिया के मामलात देखें, जब से मोदी आया है तो मुस्लिम वहाँ पे इनसिक्योर हैं, हाँ। इंडिया के मुस्लिम, ठीक है। और पाकिस्तानी भी इनसिक्योर हैं। अच्छा। वजह यह है कि इनके दिमाग में मज़हब चल रहा होता है, रिलीजन को लेके ये पॉलिसीज़ बनाते हैं और सारा कुछ। जो बाकी ममालिक हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया है, जो भी मुस्लिम ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया देख लें आप, वो इस चीज़ को नहीं देखते। वो देखते हैं कि ट्रेड में क्या हो रहा है, गिव एंड टेक है, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रेड्स, ये सारा कुछ चल रहा है, वो मज़हब नहीं देखते, ठीक है। इसलिए इंडिया, नरेंद्र मोदी बीइंग अ हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन कंट्री है, उसके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, डिस्पाइट के अरब ममालिक जो है ना वो मुस्लिम है। सर, आप देख लें कि ईरान, इराक के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह खाम तेल खरीद रहे हैं। राइट, ठीक है, चल रहा है, ट्रेड उनकी हो रही है। हाँ, अब पाकिस्तान का कहेंगे, हम तो भाई मज़हब देख के ताल्लुकात रखते हैं, ये हमारा ट्रेड और ये हमारा कुछ नहीं होता, हमने ये देखना है। सर, अब हम चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड एक बार फिर से बहाल हो जाए, जो पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बंद कर दी थी जब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना ट्रेड को रीन्यू करे, रिज्यूम करे, या फिर इंडिया की तरफ से कोई इनिशिएटिव हो? पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रेशर में आती है पाकिस्तानी लोगों के। आज आप इंटरव्यू लें, यहाँ पे 10 बंदे बुलाते हैं, इंडिया के रिव्यूज़ चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंडिया के साथ ताल्लुकात आप कहें क्रिकेट, डिप्लोमेसी, हमारे आर्टिस्ट आतिफ असलम नुसरत जो है वहाँ पे गा रहे हों, ठीक है, हमारे फवाद खान और ये सारा आपस में फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामाज, म्यूज़िक, कल्चरल एक्सचेंज, ये सारा कुछ हो, क्रिकेट की टीम्स, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों में इतनी हेट्रेड है, बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैल चुकी है। इन दोनों कंट्रीज़ ने बहुत, पाकिस्तान ने स्पेशली अपनी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया की हेट्रेड के लिए, तो अब ये मुमकिन नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल से तो ये जब भी कोई एग्रीमेंट करने के लिए जाते हैं या प्रपोजल होता है, उससे पहले इसको प्री फिजिबिलिटी या प्री वर्क कहते हैं, बिल्कुल। तो वो उन्होंने सारा कुछ करके ही उसके बाद ये सारा तजवीज़ दी है। तो मुझे ये मैं श्योर हूँ कि ये हो भी जाएगा, और मोदी सरकार है, या क्योंकि ये जब भी कोई भी एग्रीमेंट होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, उसमें पर्सन टू पर्सन नहीं होता। उसमें मोदी अगर नहीं भी है, कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सर, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर सरकार बदल गई है तो प्रोजेक्ट वहीं पे रोक दिए जाते हैं, और नई सरकार आने के बाद वो देखती है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और अवाम का टैक्स का पैसा जो है वो सारा ज़ाया हो जाता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गैर सियासी प्रोजेक्ट भी है, तो इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान भी की निस्बत जो कंटिन्यूटी है वो बहुत बेहतर है। ठीक है। वो प्रोजेक्ट अपने पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑन करती है उनको,
तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये मुकम्मल हो पाएगा। यानी आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया और दुबई के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली इसको कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर हम देख रहे हैं कि दुबई में जो है वो इंडियंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, पाकिस्तानियों को उस तरह से नहीं दी जाती। अब जिस तरह से ये इंडियंस और दुबई के लोगों के लिए, दोनों के लिए फैसिलिटी है कि वो 2 घंटे में दुबई से बॉम्बे और बॉम्बे से दुबई का सफ़र कर सकते हैं, वो भी अंडर वाटर ट्रेन जो कि 600 से 1000 की स्पीड पर चलेगी। पाकिस्तानियों के लिए कोई आसानी क्यों नहीं है, बल्कि हमारे लिए जो आसानियाँ थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। एक अरसे से पाकिस्तानियों के दुबई के वीज़ाज बैन कर दिए गए हैं। इसकी देखें जी 2 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो लिंक्स होते हैं वो स्टेट टू स्टेट होते हैं। उसमें फेवरेटिज़म जो है वो उनके बेनिफिट की बुनियाद पे होती है, उनके मफादात की बुनियाद पे होती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, और जो अमारात है वो उनके मुताबिक जो है, मतलब उनके मफादात इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत के पाकिस्तान के। तो एक तो हमारे जो है हमसे मफादात भी उनको नहीं है, दूसरा जो उनकी गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर प्रेशर्स भी बहुत होता है, अपोजिशन बहुत तगड़ी होती है, और लॉयल्टी उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है। इसलिए जो है वो पाकिस्तानियों की निस्बत इंडियंस को वहाँ पर तरजीह दी जाती है, और जो उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको ऑफर किए जाते हैं। सर मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई के अंदर, तो लिहाजा आपको नहीं लगता कि उनकी लॉयल्टी और ट्रस्ट लेवल पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब स्टेट लेवल पे जो है ना, वहाँ पर मज़हब को नहीं देखा जाता, वहाँ पर दोस्तियों को नहीं देखा जाता, वहाँ पर सबसे पहले अपनी रियासत के मफादात देखे जाते हैं। तो उनको जहाँ से मफादात होंगे वो उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा जो है बस इतना ही है कि उनके जो मफादात है, बाकी जहाँ मुस्लिम भाईचारे की बात है तो वो तो मेरा ख्याल है रमज़ान में ज़कात का तराना देते रहते हैं, वो मिलता रहता है इन्हें। आपने कभी दुबई का विजिट किया है? मैं दुबई काफ़ी बार गया हूँ, अमारात में तकरीबन सारी रियासतों का, इवन गल्फ में बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब मैंने विज़िट किए हैं। आपने वहाँ पे नोट किया है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट किया जाता है और इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए जी, पाकिस्तानियों को तो हमारे अपने मुल्क में हमारी कोई औकात नहीं है, सीधी सी बात है। तो जिस बंदे की घर के अंदर इज़्ज़त ना हो, उसकी घर के बाहर क्या इज़्ज़त होगी। दूसरी बात, मैं पहले कह चुका हूँ कि इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें ये मानना पड़ेगा। जब तक हम बाहर की दुनिया को देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, हम इस तरह बातचीत से या किताबों से मामला नहीं हल कर सकते। सर आपको पता है कि दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। उन्हें जेशा के साथ मिलाया जा रहा है, उन्हें इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाया जा रहा है, और डेफिनेटली क्रिकेट के जरिए वो अपने और बहुत सारे मामलात सीधे कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनको तो बहाना चाहिए ना, ठीक है, क्रिकेट है या कोई और इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, तो वो तो ऐसे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और एक दूसरे को इनवाइट करते रहते हैं। लेकिन जब तक आपकी अपनी स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। देखिए, जिस तरह इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान जो है उस रफ्तार से जो है उनके लोग जो है उस तरह नहीं तरक्की कर रहे, और ये इंडिया की आवाम के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी होगा और बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। 2 घंटे का आप ये सफ़र कह रही है, इसी तरह जो जापान में है इनिशिएटिव लिया है, जापान में भी अंडरग्राउंड जो है ट्रेन चल रही है समंदर में, तो उसकी उनकी आवाम को भी बहुत फ़ायदा, और इस तरह टूरिज़म भी बढ़ेगा और बाहर के लोगों की जो है इंटेंशन भी उस तरफ होगी। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जो है, हमें तो पाकिस्तान के बारे में सोचना है, पाकिस्तान भी इस तरह का इनिशिएटिव लेगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और यूएई की गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्या पूरे एशिया में जो है इस तरह का बेनिफिट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ करेगी। सर कहा जा रहा है कि अगर इंडिया यूएई के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है वो मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि 2030 आप कह रहे 2029 पे भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट चल रही है और जितनी दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान को भी इस